हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। हम मैथ्स की पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। हर एक टैट एग्जाम में आपके सब्जेक्ट के साथ में मैथ्स पेडागोजी पूछी जाती है। किसी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत स्कोरिंग अपने आप में टॉपिक रहते हैं। लास्ट क्लास में हम नेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि मैथ्स की नेचर कैसी होती है, मैथ्स की प्रकृति कैसी होती है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, मैथ्स की अपनी लैंग्वेज होती है, मैथ्स को सिंबल में यूज किया जाता है, मैथ्स की जितनी भी स्टेटमेंट होते हैं वो अनएम्बिगुअस होती हैं। मैथ्स को हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स पढ़ाते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मैथ्स की नेचर होती है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज आप कौन सी अप्रोच का यूज करेंगे? आपको यूज करनी है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी संरचनावादी या फिर रचनावादी उपागम। रचनावादी उपागम का आपको यूज करना है। अब ये रचनावादी उपागम क्या है? रचनावादी उपागम, जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जितने भी संरचनावादी हैं, वो मानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है जब वो अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी जब बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, जब बच्चा एक्टिवली इंगेज होगा अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो वो अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर सकता है। उसे किसी की भी नॉलेज को कॉपी पेस्ट नहीं करता है। यानी अगर आप बच्चे के सामने कोई भी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, कोई भी सूचना रख रहे हैं, तो बच्चा जस्ट उसका कॉपी पेस्ट नहीं करता, सिर्फ उसको वो याद नहीं करता, बल्कि जब भी आप बच्चे के सामने कोई भी एक इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो बच्चा उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद वो एक्सप्लोर करेगा, मैनिपुलेट करेगा, और वो अपनी खुद की नॉलेज, अपनी खुद का एक्सपीरियंस, अपने खुद के अनुभव, जो उसे पहले से अनुभव है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उसका यूज करके वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपनी नॉलेज खुद बनाता है। एक बार मैं फिर से बताऊं, आप बच्चे के सामने जब भी कोई भी एक इंफॉर्मेशन रखते हैं तो बच्चा उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, एक्सप्लोर करता है, मैनिपुलेट करता है, और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने तरीके से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। हर एक बच्चे का अपने ज्ञान का निर्माण करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट में सबसे पहले नाम किसका आता है? जीन पियाजेट का आता है। जीन पियाजेट हैं, वो भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। और लेव वाइगोस्की भी कंस्ट्रक्टिविस्ट ही हैं। दोनों ही संरचनावादी हैं। दोनों ही कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा जब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। जीन पियाजेट को हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, और इसको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, क्योंकि जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चा बच्चा कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंटली वो डिस्कवरी करता है। लेकिन लेव वाइगोस्की कहते हैं कि वो सोशल डिस्कवरी करता है। जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेता है, उसके पास कोई भी सोसाइटी है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेव वाइगोस्की ने सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दिया, उन्होंने सोशल डिस्कवरी को इम्पोर्टेंस दिया। इनको जो इंडिपेंडेंट डिस्कवरी है, ये मानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद ब खुद कर लेता है। जो जीन पियाजेट है, इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। और जो हमारे लेव वाइगोस्की हैं, ये मानते हैं कि सोशल डिस्कवरी है वो इम्पोर्टेंट होती है जब वो अपने सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। इन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर की बात की थी कि बच्चा, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो वो खुद ब खुद सीख लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिसे उसे किसी की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को सीखने के लिए। इसीलिए इसको सोशल डिस्कवरी के साथ साथ असिस्टेड डिस्कवरी भी कहा गया है। ये
लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा कुछ चीज़ों को इंडिपेंडेंटली खुद ब खुद सीख लेता है, जो उसका जोन होता है, जितना उसका पोटेंशियल होता है वहाँ तक वो सीख लेता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो दूसरों की मदद से सीखता है, जो दूसरे मदद करते हैं वो मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं। बच्चा खुद कितना सीख सकता है, बच्चा खुद कितना सीख सकता है और किसी की मदद से कितना सीख सकता है, इसके बीच के एरिया को ZPD कहा था। लेव वाइगोस्की की थ्योरी में ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप वहाँ जाकर एक बार चेक कर लीजिए। तो ये बात थी आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहती है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद ब खुद कर लेगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद हम बात करें कि हम बच्चों को मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाएंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का यूज करेंगे। हम बच्चों को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से पढ़ाएंगे। यूज ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। यूज ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल, यानी आपको मूर्त वस्तुओं के यूज करना है। मूर्त वस्तुओं का आप यूज करेंगे बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने के लिए। मूर्त वस्तुओं का यूज आप किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए आप बच्चे को काउंटिंग सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, आप 5 पेंसिल ले लेंगे, आप बच्चे के सामने क्या करेंगे, 5 पेंसिल ले लेंगे और फिर बच्चे को काउंट करवाएंगे। ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5। इसी तरह से आप 5 स्टोन ले लें, 5 मार्बल ले लें, 5 इरेजर ले लें, कुछ भी ऐसी चीज़ें। जब आप बच्चे को 5 का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो 5 चीज़ें ले लेंगे और बच्चे से उसकी काउंटिंग करवाएंगे। तो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि जब मैं ये चीज़ें गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5, मतलब जब इतनी क्वांटिटी होगी तो मैं इसको 5 कहूँगा। तो वो पहले कहेगा 5 पेंसिल, फिर कहेगा 5 इरेजर, फिर कहेगा 5 शार्पनर। फिर उसके बाद बच्चे को ये समझ में आ जाएगा इतनी क्वांटिटी को मुझे कितना कहना है, 5 कहना है। तो वहाँ पर क्या होता है, जनरलाइजेशन हो जाता है। कॉन्क्रीट से वो कहाँ चला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट चला जाता है। कॉन्क्रीट से वो कहाँ चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट चला जाएगा। जब बच्चा कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखता है तो पहले उसके सामने आप मूर्त वस्तुएं रखें, जिन चीज़ों को वो टच कर सके, फील कर सके, देख सके। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट हैं उस पर बच्चे पर काम करवाइए। जब बच्चा उन पर काम करना सीख जाएगा, जब बच्चे मूर्त वस्तुओं पर काम करना सीख जाएगा तो वो अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो डेवलप कर लेता है। तो सबसे पहले आप बच्चे को सिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। जो चीज़ें बच्चा फिजिकल रूप से, जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट होंगी, बच्चा उससे बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएगा। दूसरी बात, बच्चे की प्रायर नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंसीडर द प्रायर नॉलेज। बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको आपको कंसिडर करके चलना है। बच्चा पहले से कितना जानता है। हमें ऐसा नहीं मानना है कि बच्चा जब स्कूल आता है तो बच्चे को पहले से कुछ भी नहीं आता। बच्चा इनफॉर्मली बहुत सारी चीज़ें सीख के आता है अपनी फैमिली से, अपने या फिर हम बात करें कि बच्चे ने पिछले क्लास में क्या सीखा, वो अगली क्लास में बच्चे को कितना आता है वो हमें पहले असेस करना है। बच्चे का एग्ज़ाम हुआ, बच्चा 5th से 6th क्लास में आया, तो जब नया टीचर आता है तो टीचर को पहले ये असेसमेंट करना चाहिए कि बच्चे को पहले से कितना आता है, बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है, बच्चे का प्रायर नॉलेज कैसा है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझें कि मैंने यहाँ पर लिखा, टीचर ने कहा कि 1 8 है, इसमें आपको 3 ऐड करना है। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया उसने 2 और यहाँ पर कर दिया उसने 2, उसने 22 लिखा। अब टीचर ने देखा कि बच्चे ने 18 + 3 22 किया। फिर टीचर फर्दर एक और क्वेश्चन करता है बच्चे को कोई भी 18 ऑब्जेक्ट बना के देता है, 18 ऑब्जेक्ट लिखे और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इन 18 में आप 3 ऐड करें। तो बच्चे ने क्या किया, फिर बच्चे ने काउंटिंग करना शुरू किया और काउंटिंग करने के बाद उसने लिख दिया कि यहाँ पर कितना आएगा, 21 आएगा। तो यहाँ पर जो 21 आया ये कैसे आया, क्योंकि बच्चे को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट पता है कि ऑलरेडी उसके पास जितनी चीज़ें हैं और उसमें मुझे और चीज़ें ऐड करनी है तो मैं उसमें आगे काउंटिंग कर दूंगा। लेकिन बच्चे को यहाँ पर प्लेस वैल्यू नहीं पता, बच्चे को ये नहीं पता कि 8 में मैंने 3 ऐड किया तो यहाँ पर आया 11 और यहाँ पर 1 कैरी होगा, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, मतलब बच्चे को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं पता।
जब टीचर बच्चे के प्रायर नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसे पूर्व ज्ञान कितना है ये जानने की कोशिश करता है, तो टीचर को बच्चे का एग्जैक्ट लेवल, उसका पोटेंशियल कितना है वो पता चल जाता है। फिर टीचर वहीं से पढ़ाना शुरू करेगा। अब टीचर उसको यहाँ से प्लेस वैल्यू ही सिखाना शुरू करेगा। तो एज ए टीचर हमें बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है, जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है, उसको कंसिडर करके चलना है। बच्चे को पहले से कितना आता है और अब बच्चे को मुझे आगे कितना सिखाना है, तो बच्चे का जो प्रायर नॉलेज है ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चे को क्वेश्चनिंग के लिए एनकरेज करना चाहिए और रीजनिंग के लिए एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज क्वेश्चनिंग को आप एनकरेज करें। क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग, क्वेश्चनिंग और रीजनिंग को आपको एनकरेज करके चलना है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि अगर आप बच्चे को ये फील कराएंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक साइलेंट क्लासरूम बना के रखें, सिर्फ मुझे आता है, मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम पढ़ो, क्वेश्चनिंग को जब प्रमोट नहीं किया जाएगा तो बच्चा किस तरह से सीख रहा है, बच्चे का जो प्रोसेस है सीखने का वो हमें नहीं पता चलेगा। जब बच्चा क्वेश्चन करेगा, जब बच्चा सवाल करेगा, तो वहाँ पर जो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। पहली बात एज ए टीचर ये पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही नहीं सीखते हैं। जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है, वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर दोनों सीख रहे होते हैं एक दूसरे से। अगर टीचर भी क्वेश्चन कर रहा है बच्चे से, तो जो क्वेश्चन होने चाहिए वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। कौन से क्वेश्चन होने चाहिए? ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, दूसरे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में जब भी आप सवाल पूछेंगे, हर एक सवाल का एक एग्जैक्ट आंसर होगा। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो वो नरेंद्र मोदी होंगे, वो एक एग्जैक्ट आंसर है, उसमें दूसरा आंसर आने के चांसेस नहीं होते, एग्जैक्ट एक ही आंसर होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे की जो थिंकिंग है वो हमें झलकती है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है। जैसे हम बच्चे को एक पेज दे दें, कोई भी एक आप सिंपल पेज दें बच्चे को, और आप उससे कहें कि आप इससे क्या क्या शेप बना सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसका ट्रायंगल बनाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्क्वायर बनाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रेक्टेंगल बनाएंगे। आपने चीज़ एक ही दी थी, एक ही ऑब्जेक्ट दिया था, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत सारे आए। तो यहाँ पर बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको करने चाहिए ताकि बच्चे अपनी जो मैथमेटिकल एबिलिटी है उसको डेवलप कर पाएँ। दूसरे बच्चे को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चा क्वेश्चन पूछेगा उतना ही बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बच्चे की जो भी डाउट्स होंगे वो क्वेश्चन की मदद से सोल्व हो पाएंगे। जब भी बच्चा क्वेश्चन करता है, कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर बच्चे को नहीं देना है, ये याद रखिएगा। जब भी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन किया, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है। आप बच्चे को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, आप बच्चे को क्लूज दे सकते हैं, आप बच्चे को वो क्वेश्चन को सोल्व करने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये था कि बच्चे को आपको क्वेश्चनिंग के लिए एंड रीजनिंग के लिए क्या करना है, एनकरेज करना है। फिर उसके बाद आपको रिपीटेशन पे ध्यान देना है। रिपीटेशन नेसेसरी होता है। अब रिपीटेशन का मतलब क्या हो गया? बार बार एक ही चीज़ का दोहराव करना, मतलब प्रैक्टिस बार बार होनी चाहिए। तो कई बार लोगों को लगता है कि रिपीटेशन है ये रोट मेमोराइजेशन जैसा ही है, मतलब ये रटने जैसा ही है, रोट लर्निंग जैसा ही है। रिपीटेशन रोट लर्निंग नहीं होती है। रोट लर्निंग में क्या होता है, आप बिना उस कॉन्सेप्ट को समझे बार बार मैकेनिकली उसको बार बार दोहरा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं। जैसे हम बच्चे को टेबल सिखा रहे हैं, अर्ली एज में जब बच्चे को टेबल सिखा रहे हैं तो बच्चा सिर्फ उन चीज़ों को रटता है, वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, जब बार बार किसी भी चीज़ का रिपीटेशन हो रहा होता है तो वो रोट लर्निंग होता है। लेकिन रिपीटेशन में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उसको बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और रिपीटेशन में क्या होता है, जब भी आप एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर बार आप कुछ ना कुछ नया उसमें सीख रहे हैं। जब भी बच्चा रिपीटेशन करता है तो वहाँ पर बच्चा क्या करता है, जब भी बच्चा रिपीटेशन करेगा तो बार बार नए तरीके से वो उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो नेसेसरी नहीं होता। प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है।
किस पर ध्यान दिया जाता है, प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा किस तरह से क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहा है। रिपीटेशन है वो नेसेसरी होती है। मैथमेटिक्स में जितनी भी ज़्यादा रिपीटेशन की जाएगी, जितनी भी प्रैक्टिस की जाएगी, उतनी ही जो लर्निंग है वो बेहतर होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एरर्स की। एरर्स आर यूजफुल। एरर्स हैं वो यूजफुल होते हैं। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी तरह की जो टीचिंग और लर्निंग हो रही होती है, क्या उसमें एरर्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जब भी बच्चा गलती करता है वो बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को शो करता है कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर बच्चे ने गलती की, यहाँ पर बच्चे ने लर्निंग कर रहा था तो यहाँ पर उसने क्या किया, एरर किया। तो एरर है वो टीचर की मदद करता है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है, बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। जब वो एरर करेगा तो टीचर को मदद मिल जाएगी उस एरर को एलिमिनेट करने में, उस एरर को सुधारने में। तो एरर हैं वो यूजफुल होते हैं टीचर के लिए। बच्चा किस तरह की गलतियां कर रहा है वो टीचर के लिए यूजफुल होती हैं। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा, अगर सीधा आप रिजल्ट पर पहुंचते हैं, जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर लर्निंग हो ही रही है। मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर निकालना ही लर्निंग नहीं होती है कि आपने मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम मिली और वहाँ पर आपको एक सही आंसर निकालना है, ऐसी लर्निंग नहीं होती है। यहाँ पर प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है, प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है कि एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के हजारों तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। बच्चा कौन से तरीके से सोल्व कर रहा है और वहाँ पर उसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर भी उसे प्रॉब्लम आई टीचर उसके लिए अवेलेबल है, टीचर उसकी मदद करेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो जो एरर्स हैं वो क्या होते हैं, यूजफुल होती हैं। गलतियाँ भी क्या होती हैं, यूजफुल होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, बात करते हैं। आप बच्चे को स्पोर्टिव एनवायरनमेंट दीजिए, स्पोर्टिव एनवायरनमेंट। जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ पर स्पोर्टिव एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एनवायरनमेंट ही थ्रेटिंग है तो वहाँ पर जो बच्चा है वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। स्पोर्टिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, बच्चे को आप इतनी जगह दीजिए कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रख पाए, बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट कर पाए। अगर बच्चे के सामने आप ऐसी इमेज बनाएंगे कि सिर्फ मुझे आता है तुम्हें नहीं आता, जो मैं सिखा रहा हूँ वो तुम चुपचाप बैठ के सीख लो, जब बच्चा इस डर में रहेगा, फियर में रहेगा, तो वो इंटरेक्ट नहीं करेगा और वहाँ पर लर्निंग नहीं होगी। अगर वहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रोट मेमोराइजेशन से आ रहे हैं कि टीचर ने जिस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व किया था, जस्ट मैं उन स्टेप्स को फॉलो करके मैं भी रिजल्ट निकाल दूंगा। वहाँ पर लर्निंग नहीं हुई। आपको स्पोर्टिव इन्वायरमेंट देना है। स्पोर्टिव इन्वायरमेंट का मतलब एज ए टीचर आपको स्टूडेंट को ये फील करवाना है कि वो उसे आता है सब कुछ, वो नॉलेजेबल है, लेकिन उसे वो स्पोर्ट भी करता है, वो स्पोर्टिव भी है। जब टीचर बच्चे को ये फील कराएगा कि वो स्पोर्टिव है और अगर हम उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी समस्या का समाधान करने में टीचर हमारी मदद करेगा, तो वो इंटरेक्ट करेगा और वहीं पर लर्निंग होगी। तो आपको एज ए टीचर आपको बच्चे को स्पोर्टिव एनवायरनमेंट देना है। एज ए टीचर ये है कि टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन हो सके। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन की बात हुई, टीचर स्टूडेंट में इंटरेक्शन हो। उसके बाद पीयर लर्निंग भी आप करवा सकते हैं। पीयर लर्निंग, अब पीयर कौन होते हैं, पीयर होते हैं उसी क्लास में पढ़ने वाले, उसी बच्चे के दोस्त, मतलब उसी एज के जो फ्रेंड्स होते हैं उनको हम पीयर कहते हैं। पीयर लर्निंग का मतलब क्या है, बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं। जब भी बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, आपको याद रखना है जब भी पीयर लर्निंग होगी ये कैसी होनी चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए, अनौपचारिक होनी चाहिए। आपको फॉर्मल कंडीशन नहीं बना देनी है। फॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है कि आपने एक बच्चे को कहा कि आपके पड़ोसी को ये नहीं आ रहा है, आप उसको सिखा दो। जब वो सिखाने वाला बच्चा है वो एक अडल्ट की तरह बिहेव करने लगता है, वो एज ए टीचर बिहेव करने लगता है, और जो सीखने वाला बच्चा है वो अपने आप को कहीं पिछड़ा हुआ, दबा हुआ महसूस करता है और वहाँ पर लर्निंग नहीं हो पाती है अगर आप फॉर्मल करवा रहे हैं। और अगर आप इनफॉर्मल करवा रहे हैं, आप बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चे आपस में अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, आप बच्चे को कहेंगे कि आप अपने अपने आइडियाज़ हैं वो आपस में शेयर करें। जब बच्चा ग्रुप में लर्निंग करेगा, जब बच्चा कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा, तो वहाँ पर जो लर्निंग है वो बेहतर होगी। इनफॉर्मल होनी चाहिए, जॉयबल होनी चाहिए और नॉन थ्रेटिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ पर डर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपको याद रखनी है, पीयर लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दो बच्चे आपस में सीख रहे हैं, वहाँ पर टीचर
टीचर का रोल भी होता है। टीचर बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि उन्हें कहीं किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी पीयर में, दो दोस्तों में मदद की ज़रूरत होगी तो टीचर वहाँ पर अवेलेबल रहेगा बच्चे की मदद करने के लिए। तो ये होगा, आपको बच्चे को क्या देना है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना है। उसके अलावा आपको इन्वायरमेंट हो गया है, एरर्स हो गए हैं, एरर्स आपके यूजफुल रहेंगे। उसके अलावा आपका है मोटिवेटिंग सपोर्टिंग इन्वायरमेंट हो गया है, रिपीटेशन हो गया है, अनश्योर। आप लर्निंग थ्रू प्ले भी करा सकते हैं, आप रोल प्ले भी करा सकते हैं। लर्निंग थ्रू रोल प्ले। रोल प्ले का मतलब क्या होता है? रोल प्ले होता है जैसे आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं जोड़ और घटा, तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए आप रोल प्ले करवाएंगे। एक किसी बच्चे को आप शॉपकीपर बना दें, दुकानदार बना दें, और दूसरे बच्चे उससे सामान लेने जाएंगे। जब बच्चे उससे सामान लेने जाएंगे तो बच्चे कहेंगे कि मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट है, आप मुझे 50 का कुछ भी सामान दे दें, तो आप वापस कितने देंगे? बच्चे ये खुद कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं, तो आप मुझे कितना देंगे? ये शॉपकीपर बताएगा कि मैं आपको 50 रुपये दे रहा हूँ, और बच्चा भी ये कैलकुलेट करेगा कि मैंने 100 का सामान दिया है, मुझे 50 वापस लेने हैं, या इससे ज़्यादा या कम वापस लेने हैं। यहाँ पर जो ये लर्निंग हो रही है, ये रोल प्ले से हो रही है कि एक शॉपकीपर बना हुआ है, बाकी बच्चे उसके पास जा रहे हैं। इसी तरह से एक बच्चे के पास 70 रुपये है, उसने अलग अलग चीज़ें, 10 रुपये की चीज़ खरीदी, फिर उसने 3 रुपये की खरीदी, फिर उसने 7 रुपये की खरीदी, फिर उसने 15 रुपये की खरीदी। इस तरह से उसने 4 अलग अलग चीज़ें खरीदी। अब बच्चे को क्या करना पड़ेगा? इन चारों को ऐड करना पड़ेगा टोटल मनी निकालने के लिए, और फिर इस 70 में से उसे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो इस तरह के मेथड होते हैं, ये इंटरेस्टिंग होते हैं, ये बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और बच्चे इसमें बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। अगर आप बच्चे को डायरेक्टली ये सिखाएंगे 70 में से किस तरह से माइनस करना है, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा और लर्निंग है वो उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप रोल प्ले से करवाएंगे, मैथमेटिक्स को आप डेली लाइफ से जोड़ के चले, जो भी बच्चे के जीवन में डेली रूटीन में जो चीज़ें हो रही हैं उसके साथ जब आप बच्चे को जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत बेहतर तरीके से उसको सीख पाएगा। तो हाउ टू टीच मैथमेटिक्स में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लेके चलनी है, रचनावादी। आपको अपने आप को सब कुछ नहीं मानना है। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे जब आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, जब आप उसको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, जब आप उसको सपोर्टिव इन्वायरमेंट देंगे, उसकी एरर्स को भी वेलकम करेंगे, आप उसको रिपीटेशन कराएंगे, आप उसको उसकी प्रायर नॉलेज को कंसिडर करके चलेंगे, आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से सिखाएंगे, तो जो लर्निंग है वो बहुत बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। टीचिंग और लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे को ब्लैंक स्लेट मत मानिए कि सिर्फ टीचर को सब कुछ आता है और उसे बच्चे को अपनी जो नॉलेज है वो बच्चे में ट्रांसफर कर देनी, ऐसा नहीं होता। बच्चे पहले से बहुत कुछ जानते हैं। जब आप बच्चे के सामने न्यू इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो वो अपनी पहले की नॉलेज में नई इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करता है और फिर वो लर्निंग करता है। अगर आपको जीन पियाजेट की थ्योरी में स्कीमा, असिमिलेशन, अडेप्टेशन और अकोमोडेशन नहीं पता है तो वो आप मेरी लास्ट क्लासेस में जाकर देख लीजिए। असिमिलेशन, अकोमोडेशन और स्कीमा का बच्चा यहाँ पर यूज करता है। स्कीमा क्या होती है? स्कीमा होती है जो इन्फॉर्मेशन के चंक्स बच्चे के माइंड में बने हुए हैं, अलग अलग जो ब्लॉक बने हुए हैं इन्फॉर्मेशन को, उनको स्कीमा कहते हैं। असिमिलेशन जब भी न्यू इन्फॉर्मेशन को अपनी पहले से जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐड ऑन करता है तो उसको असिमिलेशन कहते हैं, और जो नॉलेज उसके पास है उसमें चेंज कर रहा है तो वो अकोमोडेशन होता है। तो जब भी लर्निंग होती है बच्चा असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों चीज़ें करता है। अगर आपको डिटेल में ये समझना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, CDP की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।